नाज़रीन आज फिर उसी टॉपिक पे बात करें अक्षय शरीफ पे, जो कि इस टाइम हॉट टॉपिक भी, और हॉट टॉपिक होने के साथ सबके लिए टेंशन का बायस भी, परेशान भी। सबको एक प्यार था अक्षय शरीफ से, जितना कि लोग उससे अपसेट हुए हैं वो भी आपके सामने। कुछ लोगों ने मेरी पहली वीडियो के बाद मैसेज किए, ट्विटर पे वो डीएम किए जाके, फेसबुक पे, व्हाट्सएप जिन लोगों के पास था उन्होंने उस पर की। लोगों ने अपने शकूक व शुबहात, खदशात या जो बातें लोगों के जहन में आ रही हैं, ये जो चीज़ें उठ रही हैं, वो उनके मतलब बोला। और मुझे तो मैसेज करने में सब शेर है, लेकिन बोलने में, आवाज़ उठाने में सबको खौफ आता है। मुझे भी किसी दिन शायद आ जाए, वो तो बात नहीं है। सबसे पहली चीज़ जी, क्योंकि इस केस में बेनिफिशरी कौन कौन हो सकते हैं, वो चीज़ें जो जैसे जैसे पढ़ी हैं वो स्टेप मैंने नोट तो कर ली, स्टेप बाय स्टेप बोली जाता हूँ। अक्षय शरीफ नेटफ्लिक्स पे जो करप्शन के खिलाफ मूवी का था, करप्शन हमारे मुल्क में किसी एक ने नहीं की हुई है। अब उसमें बड़े मगरमच्छ तो शरीफ फैमिली थी, उसके बाद जरदारी था। जरदारी हमेशा खामोशी से बैक एंड पे बैठ के खेलने वाला बंदा है, वो बाहर भी नज़र नहीं आ रहा। सेकेंडली, इसमें शरीफ ख़ानदान का इन्वॉल्वमेंट तो बहुत ज़्यादा करप्शन में, तो बल्कि उनका पैदा होता बच्चा भी, बल्कि पैदा होने से पहले भी करप्ट हो चुका होता है। वो भी कभी सुनाऊंगा, बड़ी गहरी बात मुंह से निकल गई अचानक। ठीक हुआ जी। अब उस पर स्टार्ट इनसे लेते हैं जी। पहली चीज़, इनको उसका बेनिफिट था, उसके खिलाफ बेतुके पर्चे, दर्जन से ज़्यादा पर्चे दिए, उसको प्रेशराइज़ किया, मुल्क से भागने पे मजबूर किया, इनसे जान बचा के वो निकला था। साथ इन्वॉल्वमेंट, इस्टेब्लिशमेंट और फौज का किरदार मैं पहले अलग अलग कर चुका हूँ, अब इसको गड़बड़ दोबारा ना कीजिएगा। इस्टेब्लिशमेंट को इस्टेब्लिशमेंट रहने दें, जिसमें आपके वो बड़े बिजनेस टाइकॉन्स, प्रॉपर्टी टाइकॉन्स और ये बड़े मगरमच्छ, चंद एक ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, सैनिटर्स, ठीक है, फौज के ऑफिसर्स भी चल रहे थे उसमें, फौज के वो ऑफिसर्स भी या इंटेलिजेंस के, वो सब शामिल होते हैं। बाकी फौज को लहदा रहने दे, वो चीज़ मैं बड़ी दफ़ा कह चुका हूँ। अब उनकी इन्वॉल्वमेंट भी वो किस बेस पे, जो मोहतरमा ने कराची से एक बहन साहबा ने मैसेज किया था कि रेकोडिक जिस पे वो काम कर रहा था, वो कराची रहा, उनके साथ तो लिंक होगा कोई ना कोई, तो इसलिए वो नहीं, उसने जिस पे वो काम कर रहा था कि रेकोडिक का जो मामला है, आज तक इस्टेब्लिशमेंट या फौजी हुकूमत या हमारे ऑफिसर्स ने या आपको बड़े मगरमच्छों ने इसको सिविलियन हुकूमत के अंडर नहीं आने दिया। रेकोडिक सोने की चिड़िया तो है ही, सोने की कान, वो सोने की चिड़िया नहीं, सोने की कान है। अब उसमें से मुल्क को क्या बचता रहा, क्या लोग खाते रहे, कैसे, अगर वो पैसा मुल्क में आता तो हम इस टाइम कहाँ तक जा चुके होते, ये चीज़ भी सोचने वाली है। आपको समझ आनी चाहिए कि रेकोडिक का अगर वो कर रहा था काम, तो सोना हमेशा कातल होता है। अगर रेकोडिक में जिसने क्या खाया, जिसने क्या लूटा, इस मुल्क में से क्या सोना खा गया, निकाल के ले गया, अगर वाक़ईतन है तो सोना तो है ही कातल। तो ये बात उस बहन साहबा की काबिल हज़म है। नाम उनका नहीं लूँगा, क्योंकि मैं, अगर कोई बंदा बोल नहीं सकता तो मुझे मैसेज किया, तो फिर मैं अपने सर पे बोझ उठा के ही उसे बोलूँगा, ठीक है। सेकेंडली, आगे जी भाई साहब जी, सलमान इकबाल ने उसका वीज़ा लगवाया, स्पॉन्सर करवाया, वो वकार से उसका जो वकार, दोनों भाई जो इसमें शामिल बज़ाहिर हर मौके पर नज़र आ रहे हैं। फिर वो इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ कोऑपरेट नहीं करते, उनका अपना एक बड़ा नेटवर्क है कीनिया में, खुद भी शूटर है माशाल्लाह से, तगड़े निशानेबाज हैं, फायर रेंज चलाते हैं, बड़े फार्म हाउस है, अरबपति पार्टी है। अब ये जो ऊपर अरबों वाली पार्टी ना, ये इनकी अपनी कम्युनिटी है, इनकी चीज़ें हमारी समझ में आने वाली नहीं होती। हम सैकड़ों, हज़ारों, लाखों या करोड़ों वाले जो है ना, ये अरबों खरबों वालों की प्लानिंग्स और बातें, उनमें ना वो अकड़ ना अनास है, उनकी पैसा ही ज़िंदगी है, वो हमारी समझ में आने वाली प्लानिंग्स नहीं होती। सलमान इकबाल के मतलब एक भाई साहब ने जो बात की थी कि ये चैनल भी 1 महीने से यू टर्न ले गया, और वो जो सारी चीज़ें इनके खिलाफ दिखा हुआ था, इनके सारे पोल खोल हुआ था, अक्षय शरीफ के जाने की देर थी, वो इनके हक में बोलने लग गया, यानी कि इनका पालतुओं की लिस्ट में आके खड़ा हो गया। उसको व्हाट्सएप पे जो मरियम कहेगी वही वो खबर चलाएंगे, वो उसी को ब्रेक करेंगे, उसी को उछालेंगे। ये चीज़ मुसलसल चल रही है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, हम भी देख रहे हैं। अब सलमान इकबाल का ऑलरेडी सोने का काम है, ये सारी दुनिया को पता है, ठीक है। अब जिसका सोने का काम, उसका सोने वालों के साथ लिंक होगा ना, उसका किसी वो कपड़े वाले के साथ, मोची के साथ तो लिंक नहीं होगा, उसका बिजनेस का लेवल उधर का ही है। तो उस रेकोडिक वाली बात, मशकूकियत अगर वो उसमें उठती है, तो सलमान इकबाल के गिरद भी घूमेगी। कीनिया में अगर वकार सोने की शेयर्स का कर रहा है, जो उसके साथ लिंक्ड है, तो वो सबके गिरद घूमेगी, ठीक है। अब जो बात उन्होंने कही कि ये जो काम करवाया गया, जाहिर बात है दूसरे मुल्क पे जाके वो आम बंदा तो कर नहीं सकता था। अब इसमें
ऑफिसर्स को किसी को इन्वॉल्व किया गया होगा, पाकिस्तान के कुछ इदारे, कुछ इंटेलिजेंस या कुछ खुफिया इदारे या और कोई शूटर महकमे के या प्राइवेट या उनकी इन्वॉल्वमेंट, उन्होंने उनको ट्रैप किया होगा या किसी तरीके से, जिससे ये भी ट्रैप हो जाता है ऑफिसर्स। ये कब उसको कहा जाए कि इसके पास ये मुल्क के आवाज़ है, ये बाहर निकालने के चक्कर में है, दूसरे मुल्कों को देने के चक्कर में है, तो जो ऑफिसर है ना उसके लिए कोई रिश्ता नहीं है। मुल्क बड़ा कीमती है उसके लिए, अगर वो ईमानदार उसके लिए मुल्क कीमती है, तो वो फिर उसको खा जाएगा, उस बंदे को खा जाएगा, अपना मुल्क बचाएगा, उसके लिए मुल्क कीमती है। अगर वो बेईमान है उसको पैसे का लालच देंगे कि तुम्हें ये मिलेंगे, फिर भी कर जाएगा। ईमानदार को बेवकूफ़ बना के यूज़ करेंगे, बेईमान को लालच देकर यूज़ करेंगे। बात तो दोनों साइडों पे आ गई, अगर इन्होंने किसी को यूज़ करना है तो। अब उनकी इन्वॉल्वमेंट भी, रेकॉर्डिंग भी, उसमें भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व रहे हैं। फिर उसके साथ गवादर, ये दो जिस पे नेटफ्लिक्स की मूवीज़ में काम हो रहा था, गवादर और रेकॉर्डिंग, और इन दोनों में कितनी करप्शन, क्या क्या खाया गया, क्या क्या लूटा गया, ये बाहर निकलना था। अब बात आ गई जी इसके बेनिफिशरी, तो ये चोर टब्बर शरीफ ख़ानदान, जो सिर्फ शरीफ ख़ानदान ही रहेगा, उसमें एक पैदा होने से पहले वाला बच्चा भी शरीफ आपको नहीं मिल रहा है। ये बात भी वाज़ेह रखिएगा, इसका सबूत वो पहले भी बोल चुका हूँ, दूँगा एक दिन, मौजूद है इसलिए दूँगा, ठीक है। अब आगे जी बात स्टोरी ब्रेक होती है। किस टाइम पे ब्रेक होती है? जब आवाम को भी पता चल गया, बात लीक भी होगी कि फ़ौज के उनके ताल्लुकात थोड़े से गड़बड़ हो गए हैं। जब प्रेशर आ रहा नए आर्मी चीफ, इसलिए नए आर्मी चीफ को आने के लिए ये है कि मैं मुल्क के हालात पे आके क्यों बैठूँ। इस्लामाबाद के गिरद लोग नारेबाजी कर रहे हैं, बैठे धरने, सड़कें ब्लॉक, उसको क्लियर चाहिए आता, उसने अपने कैरियर का बेड़ा गर्क नहीं करना है। उसने इन पर प्रेशर दिया, फ़ौज ने, जाहिर बात है कि अपने मामलात को सेटल करो, नहीं तो असम्बली डिज़ोल्व करो, असम्बली डिज़ोल्व करो तो दोबारा इलेक्शन करो। इन पे प्रेशर आया, शहबाज शरीफ बाहर भागा सलाह करने के लिए बड़े भाई के लिए। और ये भी इस मुल्क के लिए सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि मुल्क का एक इश्तिहारी, एक सर्टिफाइड मुजरम, सज़ा याफ्ता बंदा मुल्क से भाग के बाहर बैठा है, और हमारे मुल्क के फ़ैसले भी उससे पूछ के होते हैं। इससे बड़ा जुल्म इस मुल्क पे कोई नहीं हो सकता। डूब मरने का मकाम है इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, कि एक मुजरम जिसको हमारी अदालतें सज़ा दे चुकी हैं, जो अदालतों से भागा हुआ है, वो हमारे मुल्क के फ़ैसले करता है, और सबसे अहम और सबसे बड़े फ़ैसले उसकी मर्ज़ी से हो रहे हैं। तकलीफ दे चीज़ है। अब जब ये बाहर जाता है तो स्टोरी तो ये तमाम चैनल्स के पास मौजूद थी, कोई 10 दिन से, किसी के पास हफ्ता पहले, किसी के 6 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले। वो मैं सब बता भी चुका हूँ, डॉक्टर से कैसे लीक हुई, क्या क्या कुछ, बहुत सारे पिछले व्लॉग में हो चुका है। जब ये बाहर जाता तो इन्हीं का पालतू कामरान शाहद, जो इनसे पूछे बगैर जो मूतरे नहीं जा सकता, वो अपनी मर्जी से स्टोरी करेगा क्या? फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलेगा, एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलेगा। अब उसने एक मशकूक व शुबहात क्या पैदा किए हैं, इन्होंने वो स्टोरी उससे ब्रेक करवा के धमकी दी है। इट मीन्स कि कोई बंदा अनजाने में इस्तेमाल हो गया, कोई ऑफिसर को अनजाने में इस्तेमाल हो गया, वो बात समझ में आने वाली होगी कि किसी ऑफिसर को यूज़ करके अब ब्लैकमेल कर रहे हैं। जब अपनी जान पे बनी है कि हुकूमत में गड़बड़ होने लगी, हाथ से जाती नज़र आई, तो ये डिपार्टमेंट्स को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब वो मेरी दूसरी बात पे आ जाइए कि इन्होंने किसी को यूज़ ने मिस यूज़ कर दिया है। ऑफिसर जितना मर्जी गंदा हो फिर भी ऑफिसर होता है। सिपाही चोर बनते बनते भी गैरत खा ही जाता है, उसकी गैरत कहीं उसके दिमाग में आ ही जाता है कि यार आखिर में सिपाही, मुझे ये काम सूट नहीं करता, मैंने फबदा नहीं है, वो कहीं ना कहीं रह ही जाता उसके अंदर। तो फिर इनके लिए शॉर्टकट किसी को पैसे का लालच दे के करेंगे, नहीं तो फिर वही मेरी बात, उसको बेवकूफ़ बना के, उसको मिसगाइड करके मिसयूज़ करेंगे। इन्होंने ये जो स्टोरी ब्रेक करवाई है, उसने शकूक व शुबहात बढ़ा दिए कि डिपार्टमेंट्स की या किसी ऑफिसर्स की इन्वॉल्वमेंट के, या उनको बेवकूफ़ बना के उनको यूज़ कर दिया गया। वो चीज़ें कामरान शाहद के ब्रेक करने की, बोल करता ना, उसका दुख नहीं था, वो सबको पता था कि बोल के हाथ जो आएगा वो फट से बोलेगा। बोले इनकी स्टोरी को कॉपी किया, थोड़ी बहुत वो जो गंजी करनी वो पहले दिन कर सका उसने की, बाद में उसने अपनी इंटेरोगेशन के बाद वो सारी उसने की। वो चीज़ भी जहन में रखिएगा कि असल बेनिफिशरी कौन है और किस चैनल ने ब्रेक की। मियाँ आमर का चैनल है दुनिया, और सबको पता है कि वो कौन है, सब इनके पालतू हैं, यानी कि सब कुछ इनके घर से ब्रेक हो रहा है। ये इतने सके तो मुल्क के है नहीं। ये आयशा शरीफ यही उसको तंग करने वाले हैं, उसके लिए ये मुल्क तंग कर, इसकी ज़मीन तंग करने वाले, उस पर झूठे पर्चे देने वाले, और फिर इन्हीं के पालतू उसके हक़ में आवाज़ उठाएं। बात हज़म नहीं होती है, ठीक है। शकूक व शुबहात अगर आवाम सवाल उठा रही है तो वो बिल्कुल जेन्युइन है, मैंने तो पढ़े, मैं बोले जाऊँगा।
وہ مجھے بھی جو چیز میرے لیے قابل ہضم نہیں تھی وہ میں نے ان کو جواب دیتا تھا، جس میں مجھے شکوک و شبہات نظر آئے وہ میں سے بول رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. آفٹر دین تیسری پارٹی آ گئی جی، اس کی فیملی میں بڑی بیگم یا درمیان والی بیگم، بڑی تو سب سے وہ اس میں اولاد نہیں تھی کوئی، وہ پرانی بات ہو گئی. جو اس کی بیگم سمیہ جس کے سارے بچے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا میڈیا نے کسی نے نام ہی نہیں لیا، کسی ایک بندے نے میڈیا میں اس کا نام لیا ہی نہیں. صرف جویریہ 4 دنوں کی جو شادی ہے، جو کوئی یہ نہیں کوئی 10 سال پرانی بیوی ہے، ایک جوان لڑکی جس کے ساتھ شادی ہوئی ادیڑبل کے بندے کی. ادیڑبل میں بھی ادیڑبل ہی بولوں گا. تو کس لیے وہ خود صحافی تھی. صحافیوں کی اپنی کمیونٹی ہے، یہ اپنے سیاہ کو سفید دکھاتے ہیں. یہ خصلت ان کے ہاں سفید سیاہ ہے ہی نہیں، ان کا سفید ہی سفید ہے، جو مرضی کو ہو جائے. جویریہ کو اٹھا کے آگے کرنا ہر جگہ بیان، جبکہ فیملی کے کسی ممبر کو اس کی ماں کے بیان جو لیے وہ اتنے نہیں اٹھائے گئے. جویریہ سے ہر چینل مائک دے رہا ہے، اس کو کال کر رہا ہے. اب جویریہ متعلق یہ ایک بہن صاحبہ تھی، نہیں یہ بھائی ہیں جی، اور یہ اسلام آباد سے ہیں. انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جویریہ دوسرے دن ارشد کے جنازے کے دوسرے دن سپیس میں بیٹھی، 3 گھنٹے لگاتار سپیس کیا اس نے. لوگوں سے بات، اس کی آواز میں کوئی دکھ نظر نہیں آ رہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میری بہن کے ساتھ یہ سیم واقعہ، اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تو ہم اس کو سنبھالتے ہی رہ کے 6 مہینے، اور یہی سیم میں بھگت چکا ہوں. میری بہن کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تھی، سال میں نے اس کو کیسے سنبھالا، ڈاکٹرز کے پاس بیمار پریشان پٹھوں کی مریض بن کے، جیسے بھی اس بیچاری کے ساتھ. حالانکہ اس کے ہسبینڈ کو کینسر تھا، پتہ تھا کہ اسٹیج آنکھوں کے سامنے تھی. یہ تو ایک حادثہ تھا نا، اچانک بہت، اور یہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا. یہ ان بھائی صاحب نے جب کہا، اب انہوں نے اگلی ایک جو بات کہی وہ بڑی کرٹیکل سی بات ہے، کیونکہ اس کی میرے پاس انفارمیشن کوئی بھی نہیں ہے، نہ اس کی میرے پاس وہ کلیئرنس ہے کہ وہ حقیقت بات ہوگی. اگر وہ حقیقت ہے تو وہ بہت بڑی بات ہے. پھر تو کیس کی ڈائریکشن ہی بالکل چینج ہونے لگی نا، پھر تو بہت کچھ کھل گیا. کیونکہ اب انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے جویریہ صدیقی کے باپ کا نام عرفان صدیقی ہے، ساتھ انہوں نے مجھے تصویر بھی پوسٹ کی تھی. عرفان صدیقی جو کہ ان کا پالتو صحافی ہے، کبھی وہ صحافی ہوا کرتا، لیکن اب صرف ان کا پالتو ہی ہے، جو ان کی تقریر میں لکھتا تھا. ان کو وہ امیر المومنین ثابت کرنے کی کوشش کرتا تھا. یہ عرفان صدیقی اگر یہ اس کی بیٹی ہے تو پھر تو بات کو جینون، کیونکہ اس کا تو میں نے کسی سے سنا بھی نہیں تھا نا، یہ تو ان کے میسیج سے بات آئی، اس کی ویریفیکیشن بھی ابھی تک میرے پاس نہیں ہو سکی. اگر وہ بات ہے تو پھر تو بالکل ڈائریکشن ہی کیس کی بدل گئی. اگر یہ اسی عرفان صدیقی کی بیٹی ہے جس کی انہوں نے مجھے تصویر بھیجی، وہ گنجا، وہ اب سب کو یاد ہوگا کیونکہ ان کا ہے. اگر وہ عرفان صدیقی آ گیا جی، اب یہ آ گئی اگلی بات. سوری جی، اس میں دوسری جو انہوں نے کہا کہ سپیسز میں بھی جو بات کرتی تھی جویریہ نے، اس کے متعلق آواز نہیں اٹھائی ہے. وہ کہتے ہیں ہم اس کے ہر سپیسز میں جاتے ہوئے بات کر رہے تھے. اس نے ارشد کے جس کا گاوی چڑھ گیا اس کی آواز اٹھانی تھی. سمیہ آگے نہیں ہے، اس کے بچے اجتماع، اس کا تو دکھ سمجھ میں آتا ہے. اس کا نہ اس کی آواز میں دکھ تھا، وہی کانفیڈنٹ، وہی ٹاپکس پہ مختلف پہ بات کرنی. اس کی لائف کا تو ٹاپک ہی پیچھے ارشد شریف بچا تھا جو اس کا گاوی چڑھا. تو سب سے پہلے یہ میں نے اس سپیسز میں کسی میں تھا نہیں، نہ میں کسی میں ہوتا ہوں سوائے خان کے، تو وہ اس لیے سمجھ میں نے سنا نہیں ہے، ان کی زبانی ہے. لیکن جو میں نے سنا ہے وہ تھا بول چینل پہ، جب انہوں نے اس کو کال پہ لیا تو جویریہ نے بات کی تھی کہ وہ تصویریں پوسٹ کرنے سے میں نے منع کیا تھا کہ وہ تصویروں سے فیملی کو دکھ ہوگا فلاں. تو اس نے ایک جملہ بولا کہ میں اگر لوگوں نے آواز اٹھانی ہے تو شوق سے اٹھائیں. لیکن اس سے اس کی تصویریں پوسٹ کر کے وہ بڑا پردہ دار قسم کا بندہ تھا، اس کی روح کو تکلیف ہوگی فلاں کی. وہ مجھے جملہ ہضم نہیں ہوا کہ شوق سے اٹھائیں، جبکہ اس نے کہا تھا کہ میرے شوہر کے لیے آواز اٹھائیں. وہ لوگوں کو کہے گا اٹھانی ہے تو اٹھاؤ، نہیں تو کوئی گل نہیں. بھئی اس نے تو چیخنا تھا کہ شوق سے اٹھائیں. یہ بات اس سے میرا ماتھا ٹنکا تھا. یا کم عمر کی ہے، چھوٹی عمر ہے، اتنا پتہ نہیں ہو نہیں، لیکن وہ صحافی ہے، رائٹر ہے، اخبار میں لکھتی ہے، جملے بازیوں کی ماسٹر ہے. کیونکہ جو کالم لکھتا ہے وہ اس کا جو لفظ الفاظ کی وکیبلری اس کے پاس بہت زیادہ ہوتی ہے، اس بات کو سمجھیے گا. یہ میں نے جو کانوں سے سنا تھا اس کو باقاعدہ کوٹ کروں. ٹھیک ہوا. اب اس نے ڈاکٹر نے جب کہا کہ جویریہ نے تصویریں، اس کو میں نے باقاعدہ دکھایا تھا، اس کے زخم فلاں یہ بھی لوگوں نے بتا دیا. اب ڈاکٹر تو بول پڑے ہیں خیر کہ دکھایا تھا، لیکن یہ نہیں بولی اور وہ لوگوں کو منع کر دیا تصویریں پوسٹ نہ کریں. اس میں ایک جو میرے دماغ جس بات میں ماتھا ٹھنکا، مجھے ایک بات یاد آ گئی. میرے والد کے ایک دوست تھے، ڈی ایس پی تھے، پرموٹی ڈی ایس پی، ایسے بھرتی ہوا ہے، پرموٹ ہوتے تھے یا پتہ نہیں کہاں سے بھرتی ہو گئے، ڈی ایس پی ہو گئے، بوڑھے سے تھے. ایک بلائنڈ بارڈر پہ بیٹھے، بات ہو رہی، ڈیوے بھائی کے پاس بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے بڑی
लॉजिकल बात की थी। उनका चल सब ये तो टेंशन वाली बात है। पहला स्टेप क्या होता है, ब्लाइंड बॉटम जिसकी समझ नहीं आई, जब उसकी डेड बॉडी घर जा गई है ना, घर पहुंच गई है, जिस बंदे को उसकी माँ से ज़्यादा दुख है, जो उसके बाप से ज़्यादा दुख है, जो उस टाइम उसकी माँ से ज़्यादा रो रहा है, जिसकी औलाद चलेगी, उसका जनाजा ख़त्म होता है उसे साथ ले मर्डर ट्रेस हो जाएगा। अब बड़ी टिपिकल बात थी। वो बुढ़ा पुलिसिया जो होता ना, उसकी लॉजिक, उसने दुनिया देखी, गुजारी, केस भुगते, तफ्तीशें की, वो बड़ी तगड़ी बात होती है। अब जिसको उसकी औलाद से, उसकी बीवी से, उसके बच्चों से और उसकी उस माँ से जिसका सब आखिरी असासा था, ये अब तो पोतों के सर पे खड़ी है ना, जिसको उससे ज़्यादा दुख होगा, जिसको उससे ज़्यादा तकलीफ़ होगी उसकी तस्वीरों की या उसके मरने की, तो वो तो मशकूक हो गया। लेकिन बहरहाल लोगों के ज़हन में उसके ये चीज़ थी, उसकी बातों में दुख कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। वो चीज़ एक थी। ये जो बैन साहब डॉक्टर साहब इन्होंने कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट और फौज का हमेशा ने वैकोडेक को इन्होंने अपने हाथ के नीचे ही रखा है आज तक, तो उन्होंने वैकोडेक को अपने हाथ के नीचे रखा, वो वैकोडेक पे स्टोरी का बात हो, इसका मतलब कि बहुत सारे बड़े ऑफिसर्स नंगे होने का डर था, तो इसलिए उनका लेके हो गया। अब दो ही बातें हैं। एक तो जिस तरह की घटिया प्लानिंग से उसे मारा गया, हमारी एजेंसी इतनी घटिया करती नहीं होती, जिसे पता है उसे अंदाज़ा है, वो किसी नाड़ी का है, या दूसरी साइड उसकी क्या है कि अगर किसी ने किया भी है तो कीनिया की पुलिस से जो पैसे दे, जो मर्जी बयान दिलवा ले, डॉक्टर से जो मर्जी करवा ले, वो हमारे डॉक्टर्स और पुलिस से बहुत आगे हैं, हराम को भी करने में। अगर हमें गंदे लगते हैं, हम उनके देखेंगे तो अपने हमें फरिश्ते लगेंगे, ये बात को भी ज़हन में रखिएगा। जब कीनिया वाले जो भी कहते हुए वो माने नहीं रखती, जो हमारे डॉक्टर्स ने कहेंगे हमारे लिए वो माने भी रखती है, उनसे तो हमारे बहुत अच्छे हैं ना, बहुत ईमानदार भी हैं, उनकी निस्बत बहुत आगे हैं, ये चीज़ भी है। अब बहन से बन उन्होंने जो बात की, वो डरते कि मैं बोल नहीं सकती हूँ फलां, तो लेकिन वो बात उन्होंने एक सवाल उठा दिया कि अगर इसमें उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है जो बोल सकती हैं, आप पे हौसला बोल सकते हैं, लेकिन मेरी जॉब की वजह से मैं बोलने से कासर हूँ। खौफ तो हर किसी में होता है ना, और अरशद वाले वकूए ने तो सबको डरा ही दिया है, सब डर गए इसमें। मैं फ़िलहाल तो नहीं हूँ, शायद डर जाऊँ कि जब मर्डर लगाई हो। और मैं साहब अगर ये जाते हुए एक जुमला बोल देता हूँ, बल्कि एक स्टोरी सुना देता हूँ। कल या 2 दिन पहले मैंने फेसबुक पे पढ़ी, बहुत पहले हमारे मेरे दादा एक सुनाया करते थे। इस जंगल में एक मुर्गा था, लूमड़ की उसके नज़र पड़ गई। लूमड़ ने उसे खाना था, उसके लिए बहाना ढूंढ रहा था। लूमड़ ने उसे कहा कि अगर तुमने अजान दी मैं तुम्हें खा जाऊँगा। अगर मुर्गे ने बेचारे डरते अजान ही कोई ना दी, तो उसे लूमड़ को पता था इसकी खसलत देगा। जब उसने नहीं दी, उसने देखा कि मेरा प्लान तो फ्लॉप हो गया है, तो उसने अगले दिन नई शर्त रख दी। लूमड़ सुबह मुर्गा उठा तो उसने अजान पैसे पर फड़फड़ाए तो खामोश बैठा रहा। उसने कहा अगर तुमने दोबारा ये पर भी फड़फड़ाई, मेरी नींद खराब होती है, तो मैंने फिर भी तुम्हें खा जाना है। वो डर गया, उससे अगले दिन से पर भी ना फड़फड़ाए, वैसे अंगड़ाइयाँ शकड़ाइयाँ, गर्दन ऊपर उठा, मुँह शू खोला, चूंच खोल के अपनी, तो फिर वो चुप होकर बैठ गया। लूमड़ ने कहा अगर तुमने दोबारा ऐसे अंगड़ाई भी ली, गर्दन भी उठाई, मुँह भी खोला, मैंने तुम्हें फिर भी खा जाना है। डर गया, अगले दिन वैसे ही बेचारा खामोशी से बैठा मुर्गी बन के। उसने लूमड़ को कहा अब तो मैं बिल्कुल मुर्गियों की तरह खामोशी से बैठा रहा। अब लूमड़ ने देखा ये तो बिल्कुल हाथ नहीं आ रहा। उसने कहा कि अब अगर तुमने मुर्गी तो बन के, अगर कल तुमने अंडा ना दिया तो मैंने तुम्हें खा जाना है। मुर्गा फंस गया। अब उसको समझ आई कि उसके साथ हुआ क्या। मुर्गा रोने लग गया। बाकी जानवरों से पूछा अब किस बात पे रो रहे, उस पे बहुत से डर के रो रहे। उसने कहा मैं बहुत से डर के नहीं रो रहा, मैं उस वक्त को पछता रहा हूँ जब इसने मुझे अजान देने से रोका था, और मैं डरते हुए मैंने अजान नहीं दी। अगर मैं डरता ना और अजान नहीं देता और ये मुझे खा जाता, तो मैं इज्जत और अनार रखड़ की मौत मरता। तो अब मैंने जब फटने पे आई है, तो अब भी तो मैंने उठना ही है ना, लेकिन मैं अपनी अकड़ गवा चुका हूँ। मैं एक दफ़ा वो लोगों की नज़र में कहते हैं चूतिया बन गया हूँ। मैं अपनी अकड़ गवा चुका हूँ, अजान देनी मैंने छोड़ दी इसके डर से, लेकिन ये तो आगे से आगे बढ़ता रहा। ये जब आप डरते हैं ना, लोग ऑफिसर्स भी, जिस तरह उनसे कोई गलत काम करवाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, उनको प्रेशराइज करके उनसे बड़े ऑफिसर, ये सब के लिए बात मेरे बुजुर्गों की सुनाई हुई थी, मैंने सबको इसलिए बोल दी। ठीक हुआ जी। तो वो उन बहन साहबा के लिए कि जब आप अजान देनी छोड़ेंगे, एक दफ़ा डरेंगे ना, तो ये आपको डराते रहेंगे। मेरी मजबूरी है, नस्ल ऐसी है, अजान दूंगा, तरबियत ऐसी है, छोड़ नहीं सकता हूँ। मरूंगा तो अजान देता हूँ मरूंगा, छोड़ के जब अंडा देने की बारी आएगी, फटने की बारी आएगी, तब नहीं मरूंगा।
اذان دیتے ہو اس کا اکڑ اور ناک اپنا ہی مرض ہے. اس لیے جو جن دوستوں بھائیوں بہنوں نے جنہوں نے جو میسیج کیے میں نے سب بول دیے. اذان دینا میری خصلت ہے، فرض ہے، اور میں نے دے دی ہے. آگے بہرحال جی جو بھی کچھ چیزیں باتیں ہوئیں لوگ مزید کو اگر کریں گے یا کچھ ڈائریکشنز کیس کی جدھر کو جائے گی. اب لوگوں کو جاتی نظر بھی آنے لگی. جب سوالات اٹھنے لگتے ہیں پھر چیزیں باہر نکلنے لگ جاتی ہیں. کورٹ میں صبح پیش ہو جائے گی رپورٹ، جو سامنے آئے گا وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے، میرا فرض ہے جی اذان. جزاک اللہ، میں دیتا رہوں گا. اللہ حافظ.